हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनल माइंड्स। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में बड़ी अजीब अजीब सी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी और अजीब के साथ साथ ही रूह को कपा देने वाली, दिल को दहला देने वाली कहानियां ज़रूर सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी है तंदूर कांड, जो आज से 27 साल पहले दिल्ली में घटित हुआ था। दोस्तों, हाल ही में आपने श्रद्धा हत्याकांड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। न्यूज़ चैनल्स पर ये पूरा केस काफ़ी दिन तक छाया रहा और जिस विभत्स तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई थी, वो लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर था कि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान अब इस लेवल तक जाके क्राइम करने लगेगा। लेकिन क्या आप उम्मीद रख सकते हैं कि 27 साल पहले जो ये तंदूर कांड हुआ था, उस वक्त लोगों की क्या हालत रही होगी, लोगों की क्या मानसिक स्थिति रही होगी इस कांड के बारे में जानकर। ये तंदूर कांड जो है, ये कांग्रेस के ही दो युवा विंग से रिलेटेड लोगों से जुड़ा हुआ है। दोनों आपस में पति पत्नी थे और कांग्रेस के यूथ विंग के लिए काम किया करते थे। दोनों दिल्ली ही में बेस थे और काफ़ी साल से दोनों की दोस्ती एक दूसरे के साथ थी, जिसके बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे से शादी कर ली। ये दोनों लोग थे सुशील कुमार और उनकी पत्नी नैना साहनी। जब इन दोनों लोगों ने शादी का फैसला किया था, तो नैना साहनी ने अपने परिवार को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्हें लगता था कि परिवार वाले शायद इस रिश्ते को कबूल ना करें और इसलिए उन्होंने चोरी चोरी चुपके चुपके जल्दी से शादी कर ली। इसके बाद दिल्ली में ही गोल मार्केट स्थित सुशील शर्मा के साथ में नैना साहनी एक घर में रहने लगी। दोनों पति पत्नी के तौर पर एक साथ रहते थे और शुरू में सारी चीजें ठीक थीं। फिर दिन आता है 2 जुलाई 1995 का। सुशील शर्मा को शुरू से ही अपनी पत्नी के ऊपर शक था। उन्हें लगता था कि उनकी पत्नी का अपने ही एक मित्र करीम के साथ में अफेयर चल रहा है, वो भी काफ़ी लंबे वक्त से, जिसको नैना शायद उनसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इधर दूसरी तरफ नैना करीम को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त समझती थी और अपने से रिलेटेड सारी बातें उसके साथ में साझा करती थी और डिस्कस करती थी। जब सुशील को ये शक नैना के ऊपर हुआ, तो उन लोगों में काफ़ी झगड़े शुरू हो गए और इन सब झगड़ों के बाद में शायद आपस में थोड़ी थोड़ी दूरियां बनने लगी थी। इन दूरियों के चलते हुए भी दोनों साथ ही रह रहे थे और शायद कोशिश कर रहे थे कि दोनों की जो लाइफ है वो वापस पटरी पे आ पाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ही 2 जुलाई 1995 का दिन आता है। इस दिन सुशील कहीं बाहर से घर लौटे ही थे और उन्होंने नैना को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। नैना ने सुशील को देखकर तुरंत फ़ोन रख दिया और जब सुशील ने नैना से पूछा कि वो किससे बात कर रही थी, तो नैना ने उन्हें सीधा सा जवाब दिया कि वो अपनी माँ से बात कर रही थी। इसके बाद सुशील ने उसी नंबर पे रीडायल किया। जब रीडायल किया तो सामने फ़ोन उठाने वाले की आवाज़ सुनकर सुशील एकदम चौंक गए और बहुत ज़्यादा गुस्से में भर गए। सामने आवाज़ थी उन्हीं के मित्र करीम की, जिसके ऊपर उनको नैना को लेकर पहले से ही शक था। बातों ही बातों में झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया और उस दिन अपना आपा खोकर सुशील ने नैना के ऊपर 3 गोलियां चला दी। दरअसल काफी लंबे टाइम से नैना सुशील के ऊपर दबाव बना रही थी कि वो अपने जो रिश्ता है पति पत्नी का, उसके बारे में सब लोगों को डिस्क्लोज कर दें और बता दें। सुशील इस रिश्ते को अभी सब लोगों से छुपा के रखे हुए थे और वो शायद नैना से भी यही बार बार उम्मीद कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अभी हमें इसे सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। उस वक्त जो भी उनके रीजंस रहे हों, लेकिन इस बात को लेकर भी दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ करता था। साथ ही सुशील को जो नैना के ऊपर शक था, शायद वो इस वजह से भी लोगों के सामने बताना नहीं चाह रहे थे कि उनकी शादी हो गई है। बातों बातों में ये झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और सुशील ने जब गोलियां चला दी नैना के ऊपर, उसके बाद में उन्होंने जब दिमाग शांत हुआ तो सोचा कि ये उनसे क्या हो गया है। अब जब भी कोई क्राइम हो जाता है तो लोगों की अमूमन पहली कोशिश तो यही होती है कि उसे किसी भी प्रकार से छुपाने की कोशिश की जाए। अपने मन में विचार करके सुशील ने नैना की लाश को पहले तो एक पॉलिथीन में रैप किया, उसके बाद एक चद्दर लेकर उसकी पूरी लाश को उसमें अच्छे से बांधा और फिर वो गाड़ी में लाश डालकर यमुना के तट पे पहुंचे। उस ब्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से सुशील नदी के अंदर लाश नहीं फेंक सके और फिर उन्होंने सोचा कि इस लाश को कहीं और जाकर ही ठिकाना लगाना पड़ेगा। सुशील युवा कांग्रेस के नेता तो थे ही,
साथ ही साथ उनका खुद का एक रेस्टोरेंट भी था दिल्ली में ही, जिसका नाम था बगिया। सुशील ने सोचा कि क्यों ना इस लाश को मैं गाड़ी में डालकर अपने रेस्टोरेंट ले चलूं और वहां पर ले जाके इसे मैं तंदूर में जला दूं। जब लाश ही जल जाएगी तो कोई सबूत नहीं बचेगा, और फिर वो अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेन वगैरह दर्ज करवा के शायद इस मामले को पूरा रफा दफा कर देते। लेकिन जो उन्होंने सोचा वो उस प्रकार से घटित नहीं हुआ। वो लाश को लेकर अपने रेस्टोरेंट पहुंचे। जब सुशील अपने रेस्टोरेंट पहुंचे उस वक्त डिनर का टाइम था और रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी थी। लोगों ने ऑर्डर दे दिए थे और लोग अपने ऑर्डर्स को आने का वेट कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने मैनेजर केशव को बुलाया और उसको बुलाकर पूरा रेस्टोरेंट खाली करवाने के लिए कहा। जब केशव ने पूरा रेस्टोरेंट खाली करवा दिया तो उसके बाद जो स्टाफ वहाँ पे मौजूद था उस स्टाफ को 25-25 रुपए देकर तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा गया। जब पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली हो गया तो वहाँ पर सिर्फ सुशील और केशव रह गए थे। केशव की मदद से सुशील ने नैना की लाश को अपनी गाड़ी की डिक्की में से निकाला और ले जाकर उसे अपने ही रेस्टोरेंट बगिया के तंदूर में डाल दिया। उनका ये रेस्टोरेंट जनपथ में स्थित था और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब वीआईपी एरिया होने की वजह से वहाँ पे लोगों का काफ़ी मूवमेंट भी था, लेकिन फिर भी रात के टाइम पे लोगों ने इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया। जब लाश जलने लगी तो वो बहुत ही धीरे धीरे जल रही थी, तो सुशील ने अपने मैनेजर से कहा कि इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दो ताकि ये जल्दी जल्दी जले। जब मैनेजर ने घी डाला तो उसके बाद में एक खुशबू सी पूरे आसपास के इलाके में फैल गई। वहीं पे एक महिला सब्जी बेचने वाली बैठी थी। उस महिला ने जब इस खुशबू को ऑब्जर्व किया तो उसे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इस इलाके में चल रही है, और जब उसने देखा कि बड़ी बड़ी आग की लपटें इस तंदूर के आसपास, इस रेस्टोरेंट के जो तंदूर हैं वहाँ से निकल रही हैं, तो उस महिला ने पास से गुजरते हुए ही एक पुलिस कांस्टेबल को इसकी जानकारी दी। पुलिस कांस्टेबल को भी थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन उस वक्त तक भी उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं चल रही थी कि वो आगे जाकर कुछ इतना भयानक विटनेस करने वाला है। जब उस पुलिस वाले ने रेस्टोरेंट की तरफ जाने की कोशिश की तो सुशील शर्मा उसे रेस्टोरेंट के मेन गेट पे ही खड़ा मिला। उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया और ये पूछने पर कि अंदर क्या जल रहा है जो आग की इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, सुशील शर्मा ने उससे कहा कि पार्टी के कुछ बैनर्स और कुछ फालतू का सामान था जिसको वो जला रहा है अपने इसके तंदूर के अंदर। ये सुनने के बाद में उस पुलिसकर्मी को उसके ऊपर कुछ शक हुआ, तो उसने तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी और फ़ोन करके उसको तुरंत यहाँ पे बुला लिया। हालांकि जो पुलिस वाला था मिस्टर कुंजू, उनको इस बात पर अभी भी काफ़ी शक था और उन्होंने फिर अपनी तरफ से पहल लेते हुए रेस्टोरेंट के पीछे की दीवार के पास जाकर वहाँ से दीवार फांदकर रेस्टोरेंट के अंदर कूदने का डिसीजन लिया। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर पहुँचे तो उन्होंने तंदूर के पास में ही केशव को पाया। वहाँ उन्होंने केशव से पूछा कि इसमें क्या जला रहे हो। केशव ने भी उनको वही चीज़ बोली कि इसमें पार्टी के बैनर्स और कुछ फालतू का सामान था जिसको जलाया जा रहा है। लेकिन केशव की घबराहट देखकर कुंजू भांप गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, और फिर उन्होंने तंदूर के पास में जाकर जब देखा तो कुंजू के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। तंदूर के अंदर उसे किसी की लाश जलती हुई दिखी। उस वक्त वो पहचान नहीं सका कि ये लाश किसी महिला की है या किसी पुरुष की है, लेकिन ये ज़रूर भांप गया था कि ये किसी न किसी इंसान की लाश है। उसने तुरंत ही केशव को बोला इसे बुझाने के लिए, और जैसे ही फायर ब्रिगेड पहुंची वहाँ पे तो फिर पूरे तंदूर को बुझाकर जितनी भी लाश बच गई थी जलने के लिए उसको बाहर निकाला गया। जब उसने केशव से पूछा कि ये लाश किसकी है, तब केशव टूट गया और फिर उसने बताया कि ये लाश नैना साहनी की है, जो कि इस रेस्टोरेंट के ओनर सुशील शर्मा की पत्नी है। तब जाकर ये एक बहुत ही बड़ा मामला बन गया और फिर पुलिस की पूछताछ के दौरान ये सारा मामला खुलकर सामने आया कि किस प्रकार पति पत्नी में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था और एक दूसरे के ऊपर जो शक था कि नैना को सुशील के ऊपर ये शक था कि वो अपनी शादी डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहा है सब लोगों के सामने, और सुशील को अपनी पत्नी नैना के ऊपर शक था कि उसका अपने ही किसी फ्रेंड के साथ में काफ़ी दिनों से अफेयर चल रहा है। हालांकि ये सिर्फ शक था या इसमें कितनी सच्चाई थी ये सब हम लोग नहीं इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें शायद बैठ के सॉर्ट आउट की जा सकती थी, और अगर शक भी था
तो दोनों डिवोर्स ले सकते थे और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। लेकिन तैश में लिया गया ये कदम दोनों के लिए ही काफ़ी मुसीबत भरा साबित हुआ। नैना ने तो अपनी जान गंवा ही दी, लेकिन सुशील ने भी अपनी ज़िंदगी के 23 साल जेल में गुजारे। जब ये कांड हुआ था उस वक्त सुशील शर्मा जब लाश जल रही थी तो अपने रेस्टोरेंट में ही मौजूद था, लेकिन जब तक बाकी की पुलिस फोर्स आती वो वहाँ से भाग गया और वो लगभग 1 हफ्ते के बाद में गिरफ्तार हुआ। और गिरफ्तार भी क्या, उसको शायद ये रियलाइज़ हो गया था कि अब उसका बच पाना मुश्किल है, तो इसलिए उसने आकर सरेंडर कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतिहास का पहला केस था जिसमें डीएनए जांच हुई थी। क्योंकि बॉडी जल चुकी थी, शिनाख्त कर पाना तो बेहद मुश्किल काम था, लेकिन पुलिस वालों को ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी हो गया था कि ये जो लाश थी वो नैना साहनी की ही थी। इसी के लिए उनकी डीएनए जांच हुई और जब ये डीएनए उनके माता पिता के साथ में मैच कर गया तो इससे ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि ये बॉडी नैना साहनी की ही है। इसके बाद में ये केस कोर्ट में लेके जाया गया। 1995 से लेकर 2003 तक ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता रहा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2003 में नवंबर को 7 तारीख को ये फैसला दिया कि सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा हो। जब सुशील शर्मा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 2015 में सुशील शर्मा पैरोल के ऊपर बाहर आ गया और उसके बाद में 2018 में, क्योंकि उसको सज़ा काटते हुए ऑलरेडी 23 साल हो चुके थे, उसे ये कहकर बरी कर दिया गया कि उसने 23 साल जेल में बिता लिए हैं और उसकी सज़ा पूरी हो चुकी है। अब सुशील शर्मा एक खुले इंसान की तरह जेल से बाहर है, लेकिन उसने अपने जीवन के 23 साल तो उम्र कैद के रूप में जेल में बर्बाद कर दिए और इतना लंबा समय बर्बाद होने के बाद में भी शायद अब उसके पास में कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, हमें हर केस में जितनी कहानियाँ हमने सुनी है, शायद कुछ ही केसेस होते हैं जिसमें कातिल बच पाए, या फिर हो सकता है कि कुछ केसेस में उसका लक काम कर जाता है जिसकी वजह से वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता है। अमूमन ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं जिनमें कातिल पकड़ा ही जाता है। और क्राइम मेरे ख्याल से किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, या ये किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको किसी के साथ में नहीं रहना है, या आपको लगता है कि कोई धोखा दे रहा है, या आपकी आपस में बन नहीं रही है, रोज़मर्रा के झगड़े हो रहे हैं, तो उन रिश्ते से बाहर निकल आना ज़्यादा सरल उपाय है, बजाय इसके कि आप कुछ ना कुछ गुस्से में आकर या तैश में आकर ऐसा वैसा कर दो और फिर उसके बाद में आगे की आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों, क्राइम की ये स्टोरी दिल दहला देने वाली थी, लेकिन इसके साथ ही हमें इन स्टोरीज़ के साथ अलर्ट हो जाना चाहिए कि अपने आसपास भी हम इस तरीके की किसी भी चीज़ के घटित होने से पहले ही सावधान रहें। जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई क्राइम की स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।